नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट कंपनी लॉ के एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो इस एमसीक्यूज़ में हम यूनिट 1, 2, 3 और 4 चारों यूनिट्स को फोकस करते हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में बताई गई है। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास 4(1), 3(1), 220 और 5(3). तो इसका आंसर बनेगा 220, धारा 220। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है। पहला सीमित उत्तरदायित्व, दूसरा पृथक कानूनी अस्तित्व, तीसरा साझेदारी उत्तरदायित्व, चौथा स्थायी अस्तित्व। जब भी किसी क्वेश्चन में दो ऑप्शंस मिलते जुलते होते हैं तो उसमें से एक ही ऑप्शन जो होता है वो आंसर सही होता है, ऐसा माना जाता है। दोनों ऑप्शंस क्या है, विपरीत है। एक है सीमित उत्तरदायित्व और दूसरा है साझेदारी उत्तरदायित्व। तो हम सभी जानते हैं कंपनी के दायित्व क्या होते हैं, सीमित होते हैं। उसका ऑपोजिट हो गया साझेदारी उत्तरदायित्व। ये कंपनी की विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी एक कैसी संस्था है, डैश संस्था है। नैतिक, अवैध, कृत्रिम, विधिक व्यक्तित्व या फिर प्राकृतिक व्यक्ति। तो कंपनी प्राकृतिक व्यक्ति तो होता नहीं है, अवैध भी होता नहीं क्योंकि इसके लिए अधिनियम बने हुए हैं, है ना। तो और नैतिक होना सही है, पर नैतिक एक विशेषता हो सकती है। पर ये संस्था कैसी है, तो ये कृत्रिम विधिक व्यक्तित्व वाली संस्था है। कंपनी की डेफिनेशन भी हमको यही बोलती है, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाई लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी की सीमाओं में से एक है। कंपनी की क्या क्या लिमिटेशंस है। पहला पॉइंट लाभ अर्जन, सरकारी नियंत्रण, तीसरा है आपका स्थायी अस्तित्व, चौथा शेयर ट्रांसफ़र। इसका लिमिटेशन क्या होगा, तो भाई देखो लाभ कमाना कोई सीमा तो है नहीं, है ना। स्थायी अस्तित्व कोई सीमाएं है नहीं, ना ही शेयर ट्रांसफ़र कोई एक कमी है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा सरकारी नियंत्रण। कंपनी कानूनी तौर पे रजिस्टर्ड होती है, तो इसको सरकार के नियंत्रण और नियमों का पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी का पंजीकरण किसके अधीन होता है। तो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपनीज एक्ट के तहत होता है और वो हम कंपनी रजिस्ट्रार के पास जा कर के इसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। राज्य सरकार, उच्च न्यायालय या भारत सरकार के पास हमें इसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। 6 क्वेश्चन, कंपनी का निगमन का आवरण तब उठाया जाता है। तो निगमन का आवरण कब उठाया जाता है भैया, जब कंपनी का क्या होता है, दुरुपयोग हो रहा हो। ठीक है, तो कंपनी को जब भी कोई नुकसान, मतलब बोलना चाहिए कोई दुरुपयोग हो रहा है कंपनी का, है ना, इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है, तो कंपनी के निगमन का आवरण उठाया जाता है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील इसको इंग्लिश में अपन लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कंपनी भारतीय संविधान के अनुसार नागरिक मानी जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार इसको कृत्रिम व्यक्तित्व माना गया है, ना कि एक नागरिक। तो कंपनी कोई नागरिक नहीं है, नागरिक के अधिकार होते हैं, है ना, मौलिक अधिकार होते हैं, राइट टू वोट होता है, वो सब एक कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये एक नागरिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी की नागरिकता किस पर आधारित होती है। तो कंपनी की जो नागरिकता होती है वो किस पर आधारित है भैया, शेयर धारक की नागरिकता पर, निदेशक की नागरिकता पर, कंपनी की पंजीकरण स्थान पर या फिर मुनाफे की राशि पर। तो इसका आंसर बनेगा कंपनी के पंजीकरण स्थान पर। जब कंपनी का पंजीकरण होता है तभी उसकी मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंपनी का प्रकार नहीं है। कंपनी के टोटल कितने प्रकार होते हैं, तो इसमें से पहला है एकल व्यक्ति कंपनी, विदेशी कंपनी, निजी कंपनी और साझेदारी कंपनी। तो देखो एकल कंपनी तो होती है 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी अपन कहते हैं, फॉरेन कंपनी भी होती है और प्राइवेट कंपनी भी होती है। बट पार्टनरशिप नाम की कोई कंपनी यानी साझेदारी नाम की कोई कंपनी नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा आपका आंसर डी। अगला, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सदस्य की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सदस्य अधिकतम कितने होते हैं, 75, 150, 200 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बन जाएगा 200। मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही होते हैं, अगर उससे ज़्यादा होंगे तो फिर वो क्या हो जाएगी, सार्वजनिक कंपनी बन जाएगी, पब्लिक कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक कंपनी के लिए न्यूनतम, है ना, न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए।
तो सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? 7 और अधिकतम असीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पर्सन कंपनी ओपीसी की पहचान क्या है? तो बोला है यह एक साझेदारी पर आधारित है। अगर एक ही व्यक्ति तो साझेदारी कैसे करेगा? दूसरा, इसमें केवल एक ही सदस्य होता है। हाँ, इसमें एक ही सदस्य होते हैं। थर्ड पॉइंट, इसके लिए 2 निदेशक होने अनिवार्य। जब सदस्य एक है तो निदेशक 2 कैसे हो सकते हैं? चौथा पॉइंट, यह केवल सरकारी होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर बन जाएगा इनमें केवल एक ही सदस्य होते हैं। सेकेंड वाला पॉइंट ही आपका आंसर सही है। 13 क्वेश्चन देखिएगा, निगमों के सामाजिक उत्तरदायित्व का उद्देश्य क्या होता है? तो निगमों के जो सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं उनका उद्देश्य रहते हैं केवल कर बचाना। दूसरा, सामाजिक समस्याओं को बढ़ाना। तीसरा, समाज के प्रति उत्तरदायित्व को निभाना। चौथा, लाभ अधिकतम करना। तो हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब समाज का भला करने से संबंधित है। तो समाज के प्रति जो हमारे उत्तरदायित्व है उसको हमको निभाना पड़ेगा। 14 क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सामाजिक उत्तरदायित्व का उदाहरण है? तो सामाजिक उत्तरदायित्व हम क्या करते हैं? कर की चोरी, ये तो सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं होगा। रिश्वत लेना, ये भी नहीं होगा। पर्यावरण का संरक्षण, हाँ हो सकता है, क्योंकि समाज में पर्यावरण है और पर्यावरण का हमको संरक्षण करना है। फोर्थ पॉइंट, केवल लाभ कमाना। तो केवल लाभ कमाना एक व्यवसाय का उद्देश्य नहीं हो सकता, साथ में हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व भी हमको पूरे करने होते हैं। पर्यावरण संरक्षण उनमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR भारत के किस अधिनियम के तहत लागू किया गया है? तो ये कॉर्पोरेट यानी कंपनी से रिलेटेड है ना। तो कंपनी के लिए जो अधिनियम 2013 में आया था उसमें CSR प्रैक्टिसेस की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSR की अनिवार्यता क्या है? किन कंपनी पर ये लागू किया जाना अनिवार्य है? तो पहला बोला जिसका वार्षिक लाभ 1 करोड़ से ज़्यादा है। दूसरा, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक है। तीसरा, जिनकी निवल संपत्ति 500 करोड़ से अधिक हो। या चौथा, सभी कंपनी। ये सभी कंपनी पर तो अप्लीकेबल नहीं है, पर जिस कंपनी की निवल संपत्ति 500 करोड़ से अधिक हो उस पर ये लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार CSR खर्च का न्यूनतम कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो आपके है ना खर्च का न्यूनतम कितना? 2% आपको क्या करना है? आपको CSR यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति आपको व्यय करना आवश्यक है। 18 क्वेश्चन देखिएगा, प्रवर्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रवर्तक कौन होते हैं? जो कंपनी के प्रवर्तन का कार्य पूरा करते हैं। तो पहला उसका क्या काम रहेगा भाई प्रवर्तक का? कंपनी को बंद करना? नहीं, कंपनी चालू करने वाले प्रवर्तक होते हैं। दूसरा पॉइंट, लाभ वितरण। तो कंपनी जब चालू नहीं हो तो उसका लाभ वितरण की तो बात ही नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, केवल कर भरना। तो टैक्स भी ये लोग पे नहीं करते क्योंकि इनके आते तक कंपनी में इनकम चालू नहीं हुआ होता। तो चौथा पॉइंट क्या बन गया? कंपनी की स्थापना में सहायता। तो प्रवर्तक कौन होते हैं? जो कंपनी की स्थापना में सहायता करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रवर्तक। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, प्रवर्तक की वैधानिक स्थिति को क्या माना जाता है? तो प्रवर्तक जो होते हैं ना तो वो एजेंट होते हैं, ना ही कर्मचारी होते हैं, ना ही शेयर धारक होते हैं। वो केवल क्या होते हैं? न्यासी। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा न्यासी। अब प्रवर्तक के दायित्व की बात करते हैं। तो प्रवर्तक का दायित्व क्या होता है भैया? पहला, गलत सूचना देना, बिल्कुल नहीं। दूसरा, अपने हितों को छिपाना, बिल्कुल नहीं। कंपनी के दस्तावेज ना दिखाना, बिल्कुल नहीं। ये सब तो मतलब घपलेबाजी से संबंधित नेगेटिव ऑप्शंस हो गए, तो ये तो उसके दायित्व नहीं हो सकते। तो चौथा ऑप्शन बनता है हमारा आंसर, पूर्ण और सच्ची जानकारी देने वाला ही प्रवर्तक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवर्तक को पारिश्रमिक कब मिलता है? प्रवर्तक को पैसा कब मिलेगा? कंपनी अधिनियम के अनुसार मिलेगा, या फिर सरकार के आदेश से मिलेगा, या फिर जब निदेशक मंडल स्वीकृति दे तब मिलेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो एक प्रवर्तक होता है उसको पारिश्रमिक तभी मिलता है जब निदेशक मंडल ने उसके लिए स्वीकृति प्रदान की होगी तब, क्योंकि ये तो कंपनी का इंटरनल मैटर है। इसमें किसी कंपनी अधिनियम का या सरकार का कोई लेना देना नहीं है। 22 क्वेश्चन, प्रवर्तक को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? प्रवर्तक को कंपनी का निदेशक बनने का अधिकार दिया गया कि बिल्कुल नहीं, है ना। कंपनी से मनमाना लाभ लेना, बिल्कुल नहीं, है ना। तीसरा ऑप्शन है वैध खर्च की प्रतिपूर्ति प्राप्त करना। जितना उसने खर्च किया कंपनी को चालू करने के लिए इनिशियल कैपिटल में, वो सब पैसा वो वसूली कर सकता है। चौथा, शेयरों का ज़बरदस्ती वितरण करना, तो वो ये भी नहीं कर सकते। तो इसका प्रवर्तक का अधिकार क्या हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन, यानी कि वैध खर्च की प्रतिपूर्ति प्राप्त करना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन प्रवर्तक नहीं हो सकता? प्रवर्तक बनने के लिए क्या क्या होना अनिवार्य है? तो पहला, कंपनी का संस्थापक हो सकता है, ठीक है। वह जो कंपनी के लाभ में रुचि रखता हो वो भी प्रवर्तक बन सकता है। तीसरा, वह जो ज्ञापन तैयार करता हो वो भी बन सकता है। चौथा ऑप्शन, वह जो कंपनी के लिए निवेश ना लाए। अब प्रवर्तक का तो काम ही ये होता है कि कंपनी को चालू करना, तो बिना निवेश के तो कंपनी चालू होती नहीं है। तो ये एक प्रवर्तक का कार्य नहीं हो सकता है कि वो कंपनी के लिए निवेश ना लाए। 24 क्वेश्चन देखिएगा, प्रवर्तक की भूमिका कब तक होती है? तो प्रवर्तक कर्मचारी नियुक्त करने तक रहता है क्या? नहीं। निगमन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक रहता है क्या? हाँ। तो कंपनी जब इशू हो गई, निगमन हो गया चालू, तब तक प्रवर्तक का काम होता है। प्रवर्तक का काम कंपनी के बंद होने तक होता है क्या? बिल्कुल नहीं। लाभ मिलने तक होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर बन जाएगा निगमन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक एक प्रवर्तक का कार्य यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रवर्तक के कार्यों में क्या शामिल नहीं है? तो प्रवर्तक क्या काम नहीं करता है भैया, उसको देखते हैं। सबसे पहला, निदेशक मंडल को नियुक्त करना, हाँ ये एक प्रवर्तक का काम होता है। दूसरा पॉइंट, कंपनी का नाम तय करना, हाँ तो कंपनी का नाम भी कौन तय करता है? प्रवर्तक तय करता है। और साथ साथ ज्ञापन एवं उपविधियाँ तैयार करना भी प्रवर्तक का काम होता है। पर शेयर मार्केट में यानी शेयर बाजार में सूचीबद्ध करना, लिस्टिंग करवाना अपनी कंपनी के शेयर्स को, ये एक प्रवर्तक का काम नहीं होता है। ठीक। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्या लिखा है? प्रवर्तक को कंपनी में किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ की जानकारी देना चाहिए। तो कैसी जानकारी देना चाहिए भैया? पहला, खुलकर देना चाहिए। दूसरा, देनी आवश्यक नहीं है। तीसरा, नहीं देना चाहिए या छिपा कर रखनी चाहिए। तो भाई लाभ की बात है, पर्सनल अगर उसका कुछ गेन हो रहा है तो इसके बारे में वो खुलकर अपनी बात बता सकता है, खुलकर उसको अपनी पूरी जानकारी देनी चाहिए। आपका आंसर बन जाएगा। 27 क्वेश्चन देखिएगा, कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रवर्तक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो अवैध भूमिका होती है, अर्ध न्यायिक भूमिका होती है, केवल औपचारिक होती है, या फिर अर्ध विधियक एवं न्यासी। तो जैसे हमने पहले भी एमसीक्यू क्वेश्चन में देखा, प्रवर्तक किसका काम करता है? न्यासी का काम करता है, यानी कि विधिक एवं न्यासी जो है अर्ध विधिक एवं न्यासी की अपना आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के गठन की पहली प्रक्रिया क्या होती है? तो कंपनी बनाने का सबसे पहला काम क्या होगा? नाम अनुमोदन, नेम सेलेक्ट करना, ठीक है। पंजीकरण तो उसके बाद होगा, ऑडिटिंग तो सबसे आखिरी में होगा, शेयर जारी भी बाद में किया जाएगा, पहले कंपनी को नाम प्रदान किया जाएगा। 29 क्वेश्चन देखिएगा, कंपनी के गठन में कितने चरण होते हैं? तो कंपनी गठन के हम सभी को पता है कितने स्टेजेस होते हैं? 4 स्टेजेस होते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार समामेलन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो समामेलन का अर्थ क्या होता है इसमें लिखा है, देखिए। पहला, कंपनी का लोप होना। दूसरा, 2 कंपनियों का भागीदारी में आना। तीसरा, कंपनी का लाभ अर्जन। चौथा, कंपनी का कानूनी अस्तित्व प्राप्त करना। तो इसका आंसर बन जाएगा कंपनी का कानूनी अस्तित्व प्राप्त करना, अपना आंसर है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में हमने 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए, और बाकी आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे की एमसीक्यूज़ हम लोग सॉल्व करा सके, जिससे आपको पेपर में काफ़ी आसानी से एमसीक्यू क्वेश्चन सही बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए और हैंड रिटन नोट्स चाहिए और पेपर की तैयारी से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नंबर आपको डिटेल बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।